गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मनु पढ़ रहे हैं और मनु में मैंने आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, राजा पर नियंत्रण, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ाया है। इन सब के बारे में पढ़ाने के बाद अब हम बात करते हैं राजा की मंत्रिपरिषद की। मैंने आप लोगों को बताया था कि मनु का जो राजा था वो दैवीय शक्ति लिए हुए था और दैवीय शक्ति लिए हुए होने के कारण वो अद्वितीय एक तरह से अद्वितीय था और शासक के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य सभी व्यक्तियों को मान्य होते हैं। लेकिन राजा जो है वो राजा कई सारे नियमों में बंधा हुआ था, कई सारे नियंत्रण उस पर लगे हुए थे और उन नियंत्रणों में सबसे बड़ा जो नियंत्रण था वो था धर्म का नियंत्रण। क्योंकि राजा की जो उत्पत्ति है, राज्य की उत्पत्ति नहीं है, वो राजा की उत्पत्ति है और राजा की उत्पत्ति साधारण तरीके से नहीं हुई है। जो देवता थे उन्होंने अपने नित्य अंश से राजा की सृष्टि की है और इसीलिए राजा पूरी तरह से धर्म के अधीन था। अब राजा के द्वारा जो शासन का कार्य किया जाता है, पहले लोकतंत्र नहीं हुआ करते थे और जब लोकतंत्र नहीं था तो ऐसी परिस्थिति में जो शासन के कार्य होते हैं, जिसे हम कानून बनाना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, न्याय करना, अपराधियों को दंडित करना, ये समस्त कार्य जो थे, ये समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते थे? ये समस्त कार्यों का संपादन राजा के द्वारा ही किया जाता था। और राजा जो था वो राजा अकेले शासन के समस्त कार्यों का संपादन नहीं कर सकता था। इसीलिए राजा को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के निर्माण की बात मनु कहते हैं। मनु ने स्वीकार किया है कि मंत्रिपरिषद राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य होती है और इससे युक्त राजा ही धर्म और दंड का उचित प्रयोग कर सकता है। और मनु ने ये कहा है कि राजा के द्वारा शासकीय शक्ति का अकेले प्रयोग किया जाना अनुचित और अव्यावहारिक है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि शासन की शक्ति जो होती है वो संस्थागत शक्ति होती है और संस्थागत शक्ति में राजा से मनु अपेक्षा करते हैं कि वह अपने कार्य को मंत्रियों की सहायता से पूर्ण करे। और कौटिल्य ने मंत्रियों को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताते हुए शासकीय कार्यों में मंत्रियों के महत्व को बहुत ज़्यादा स्पष्ट किया है। मनु मंत्रिपरिषद की संरचना में बात ये करते हैं। मनु ने कहा है कि शासकीय शक्ति का प्रयोग संस्थागत रूप से ही किया जाना चाहिए। शासकीय शक्ति के प्रयोग में मंत्रिपरिषद का होना अति आवश्यक है और मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अपनी सहायता के लिए 7-8 मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनकी सहायता से शासन का संचालन करे। उनकी सहायता से शासन का संचालन करने के लिए मनु कहते हैं कि शासन का जो कार्य है वह शासन का कार्य इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसमें राजा को वो करवाने के लिए, राजा के उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक ऐसी मंत्रिपरिषद होनी चाहिए जिसमें योग्य मंत्री होने चाहिए। और योग्य मंत्री कैसे होंगे? इसके लिए मनु कहते हैं कि जो मंत्री पद के लिए जो मंत्री नियुक्त किए जाने हैं, उन मंत्रियों में मनुस्मृति का कहना ये है कि मंत्री का उच्च कुल में उत्पन्न होना, शास्त्रों का ज्ञाता होना, शूरवीर, शस्त्र विद्या में निपुण, धर्मात्मा और विद्वान होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही मनु ने मंत्री को बुद्धिमान, स्थिर चित्त अर्थात आपत्ति में भी न घबराने वाला, शत्रु पक्ष के दबाव में आकर भी राज्य के खिलाफ आचरण करने वाला, आलस्य रहित, ज्ञानी व अपने कार्य के प्रति उत्साहित होना आवश्यक माना है। मनु ने शूद्रों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए मना किया है, चाहे वह कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। मनु ने विशिष्ट मंत्रियों के लिए शूरवीर, उत्साही, उच्च कुल में उत्पन्न होना, शुद्ध चित्त अर्थात रिश्वत न लेने वाला आदि विशिष्ट गुण आवश्यक माने हैं। और मनु का कहना ये है कि जो उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति है वही व्यक्ति मंत्री पद पर चुना जा सकता है। और ये जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों के साथ मिलकर के ही राजा के द्वारा शासन का जटिल कार्य संपादित किया जाता है। आगे मनु बात करते हैं मंत्रियों के कर्तव्य व अधिकारों के बारे में। मनुस्मृति में मंत्रियों के विशिष्ट दायित्वों के संबंध में विस्तृत विवेचन तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मनुस्मृति के अध्ययन के आधार पर मंत्रियों के निम्नलिखित दायित्व मनु ने माने हैं।
प्रजा व राज्य कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना, राजा मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह, स्थान, दंड, कोष, समुदाय, स्वर्ण व धान्य आदि के बारे में मंत्रियों से विचार विमर्श करना, राजा के समक्ष नीति निर्णय के किसी प्रसंग में धर्म संकट उपस्थित होने पर उसे मंत्रियों की सहमति से धर्म के मार्ग को निश्चित करना चाहिए। मनु ने राजा को मंत्रियों के से दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए गुप्तचरों व दूतों के कार्य का निरीक्षण आदि कार्यों में मंत्रियों से मंत्रणा करने का परामर्श दिया है। साथ ही मंत्रियों का यह भी कर्तव्य है कि वह उचित परामर्श दें। इस प्रकार जो मनु के मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं वो विद्वान होंगे, कुशल होंगे, वाक चातुर्य में कुशल होंगे। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वह ईमानदार होंगे, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी स्वामी भक्ति होनी चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति देखते हुए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राजा को वो इस तरह के परामर्श देंगे जिससे कि राज्य आगे की ओर बढ़े। और अगर राज्य के ऊपर कभी कोई खतरा उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में मंत्रियों के उचित परामर्शानुसार ही मनु क्या कर सकता है, मंत्रियों के उचित परामर्शानुसार ही राजा को कार्य करना चाहिए। ये मंत्रियों का ये मनु का कहना है। अब हम मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो मनुस्मृति में शासक द्वारा मंत्री परिषद से परामर्श के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया गया है। पहला, मंत्री परिषद के अलग अलग सदस्यों द्वारा अलग अलग गोपनीय विचार विमर्श और संपूर्ण मंत्री परिषद द्वारा सामूहिक विचार विमर्श की बात करते हैं। सामूहिक विचार विमर्श की बात के साथ में मतलब इसके पीछे कारण ये है कि राजा जो है वो राजा पहले अलग अलग गोपनीय बातचीत करता है तो उससे ये पता लग जाता है कि उनके मंत्री एक ही समान बात सोचते हैं या किसी समस्या के निराकरण के संदर्भ में मतलब उनके भिन्न भिन्न मत तो नहीं है। अलग अलग मंत्रणा करने के बाद में राजा ये कहते हैं कि राजा मतलब अलग अलग मंत्रणा के बाद में सामूहिक रूप से भी मंत्रणा की जाती है और सामूहिक रूप से मंत्रणा करने के बाद पश्चात ही किसी विषय पर निर्णय लिया जाता है। अब हम मंत्री परिषद की मनु ने कहा है कि शासक को महत्वपूर्ण जटिल समस्याओं पर मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में गोपनीय मंत्रणा करनी चाहिए और सबसे मंत्रणा करने के बाद स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, जबकि सामान्य शासकीय कार्यों में सामूहिक रूप से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा मनु ये कहते हैं कि मंत्रणा जो की जाती है मंत्रियों के साथ में विभिन्न प्रकार की मंत्रणा की बात करते हैं तो ये जो मंत्रणा की जाती है यह मंत्रणा कैसी होनी चाहिए, यह मंत्रणा गोपनीय होनी चाहिए। मतलब मंत्रणा या राजा और मंत्रियों के बीच में जो विचार विमर्श होते हैं उनके कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए, उनकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता को महत्वपूर्ण माना है। मनु के अनुसार जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते वह राजा कोष से हीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। मतलब कि मान लीजिए कि किसी राजा के कोष में कुछ भी नहीं है, वो खाली हो चुका है, खजाना खाली हो चुका है, लेकिन उसके मंत्रियों को ये पता है और मंत्री जो हैं मंत्रियों की गोपनीयता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो अन्य राज्य को इस बारे में भनक भी ना लगने दें। और जब वो अन्य राज्यों को भनक नहीं लगने देंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में कोष से रहित राजा जो है वो भी पूरे संपूर्ण विश्व में शासन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अशांति से रहित मंत्रणा करें क्योंकि यह समय लोगों के सोने का समय होता है, अतः व्यवधान कम आएगा। इसके अतिरिक्त मनु ये कहते हैं कि मंत्रणा के समय के संबंध में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह मध्याह्न या अर्धरात्रि में मानसिक खेद या अशांति से रहित होकर मंत्रणा करे क्योंकि यह समय लोगों के सोने का समय होता है, अतः इसमें व्यवधान कम से कम आएगा। मनु का कहना यह है कि जब दोपहर में बहुत गर्मी होती है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और जब वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, इसके अलावा अर्धरात्रि जिस समय लोगों के सोने का समय होता है और लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, उस समय राजा को अपने मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए क्योंकि उस समय की मंत्रणा में किसी भी प्रकार का व्यवधान डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मंत्रणा स्थल के लिए मनु ने निर्जन वन, पहाड़ या एकांत महल को उचित स्थान माना है जहाँ पे मतलब कोई दूसरा ना आए। जिस मंत्री के साथ में राजा मंत्रणा कर रहा है केवल वो 2 ही रहे और वो आपस में बातचीत करें। इसके अलावा मनु की
आवश्यक परिस्थितियों के लिए मनु ने कहा है कि स्थल से बुद्धिहीन, मूक, बधिर, तोता, मैना आदि पक्षियों, अत्यधिक वृद्ध, रोगी, स्त्री, अपंग आदि को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जब इनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती तो हो सकता है कि ये अपनी अस्थिर बुद्धि के कारण इनको कोई अपमानित करे या इनको कोई प्रेशर डाले या इन पे किसी प्रकार का दबाव डाले, तो ऐसी स्थिति में ये अपने मंत्र, ये मतलब राजा के मंत्र को कहीं और भी बता सकते हैं, या जो मंत्रणा की गई है उस मंत्रणा को कहीं पर लीक कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मनु ये कहते हैं कि मंत्रणा स्थल से इस प्रकार के लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मनुस्मृति में मंत्री परिषद की व्यवहारिक व महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। और मनु यह भी कहते हैं कि जो राजा है उस राजा को अपने मंत्रिमंडल या अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर के ही कार्य करना चाहिए, और अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर राजा को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे कि राज्य में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना हो। इसके साथ मतलब केवल राज्य में ही शांति और सुव्यवस्था की स्थापना नहीं हो, बल्कि यह होना चाहिए कि अन्य राज्यों में भी राजा की धाक जमी रहे, और ये उसके मंत्रियों पर ही निर्भर करता है। अगर मंत्री नहीं होंगे, कुशल मंत्री नहीं होंगे, तो वो मंत्रणा को लीक कर सकते हैं, गोपनीयता को भंग कर सकते हैं, और अगर उन्होंने गोपनीयता को भंग कर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में मंत्रणा क्या हो जाएगी, मतलब मंत्रणा लीक हो जाएगी और राजा के भेद खुल जाएंगे, और जब राजा के भेद खुल जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में राजा के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो और लोगों को पता लग जाएगा। इसीलिए मनु ये कहते हैं कि जो राजा के द्वारा मंत्रियों के साथ जो कार्य किया जाता है वो पूरी तरह से गोपनीय राज्य को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मनु की सामाजिक व्यवस्था की। मनु की सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, समाज के संगठन के सिद्धांत, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था आदि का मनु ने विस्तार से विवेचन किया है। जब हम सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों की बात करते हैं तो मनु का कहना ये है कि समस्त व्यक्तियों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है, और इन नैतिक नियमों की संहिता को मनु ने धर्म की संज्ञा दी है। मनु ने कहा है कि धर्म के 5 स्रोत होते हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण तथा राजाज्ञा। राजाज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार करके मनु ने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राज्य की भूमिका को मान्यता दी गई है। लेकिन राजा के लिए यह आवश्यक माना है कि वह मतलब उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो नैतिक मूल्यों और मंतव्यों के अनुकूल होना चाहिए। राजा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य धर्म से विपरीत नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में सत्य और अहिंसा को भी समाज के सर्वमान्य मूल्यों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, और इसके लौकिक और पारलौकिक महत्व को स्पष्ट करते हुए मनु ने कहा है कि जो अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना ही धन है, और जो पर पीड़न में लगा रहता है मतलब दूसरों को परेशान किए रहता है, वह व्यक्ति इस लोक में उन्नति नहीं कर सकता। सत्य की महत्ता को बताते हुए मनु कहते हैं कि असत्यवादी को आत्मा के अपहरणकर्ता के रूप में माना जाता है। मनु ने यम व नियमों की व्याख्या द्वारा सामाजिक आचरण के नैतिक पक्ष को स्पष्ट किया है। यम के अंतर्गत मनु ने अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता, सरलता आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है, और नियम के अंतर्गत प्रार्थना, ध्यान, दान, तपस्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, अक्रोध एवं गुरु सेवा आदि गुणों को सम्मिलित किया है। इस प्रकार मनु ने यमों को सार्वभौमिक नैतिक आस्थाओं के रूप में प्रतिपादित किया है, और नियमों का संबंध आचरण के व्यवहारिक पक्षों से माना है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं होती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनु ने वर्णाश्रम के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का विवेचन किया है, और उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। इसके अतिरिक्त बाकी के जो वर्ण हैं उन वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए मनु ने कहा है कि ब्राह्मणों का कर्तव्य
ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना है, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है और अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। और अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठ वो इसका कारण ये है कि वह वेदों का संचालन करते हैं, वेद के बारे में बताते हैं और वेद के बारे में बताते हुए मतलब उससे ये उम्मीद की जाती है, ब्राह्मण व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वह हमेशा धर्मानुसार ही आचरण करेगा और धर्मानुसार आचरण करके धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के कार्य करेगा। यदि कोई ब्राह्मण आचरण से भ्रष्ट हो जाता है तो वह वेद का फल प्राप्त नहीं कर सकता। मनुस्मृति में ये कहा है कि ब्राह्मण का यह दायित्व होता है कि वह ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों पर संयम रखे। मनु ने 11 इंद्रियों के बारे में बताया है, कान, चर्म, नेत्र, जीभ, नाक, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी और मन। इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां और 6 कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं। इनमें तो इसीलिए मनु ने ये कहा है कि जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को अपनी इन कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और नियंत्रण करके पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना यही ब्राह्मण का कर्तव्य होता है और यही ब्राह्मण को करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण निरंकुश होने का प्रयास करता है या सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं करता है, मानवीय तुच्छ सांसारिक संवेगों के प्रति अत्यधिक मोह रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में मनु ने कहा है कि मतलब ब्राह्मणों को अन्य वर्णों के व्यक्तियों से ज़्यादा दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है समाज के प्रति वो बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं क्षत्रियों की। मतलब मनु ने समाज में 4 वर्णों की बात की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का कार्य तो है पढ़ना, पढ़ाना, वेदों को आगे बढ़ाना, धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना। और अगर कोई ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो राजा के द्वारा उसको घोर दंड दिया जाता है। क्षत्रियों के कर्तव्य की बात करते हैं तो मनु ने क्षत्रियों के कर्तव्य में कहा है कि क्षत्रियों को प्रजा का रक्षण करना चाहिए और प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों में आसक्ति नहीं रखना आदि क्षत्रियों के गुण माने हैं। और मनु ने समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षत्रियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है और उनका यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह विषयों के प्रति अनासक्त रहेंगे और अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वैश्यों के कर्तव्यों के बारे में मनु कहते हैं कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में वैश्यों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने का जो कार्य होता है वह किसका होता है? राज्य की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने का कार्य वैश्यों का होता है। अब बात आती है शूद्रों की। शूद्र के कर्तव्यों को मतलब मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान दिया है और निम्नतम स्थान देते हुए उन्होंने कहा है कि शूद्र जो है उस शूद्र का यह दायित्व है कि वह उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करे। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मादि तीनों वर्णों का अनिंदक रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्म बताया है। उनका कहना है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा या अनिंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहना चाहिए। और मनु ने ये कहा है कि शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं किया, अपितु उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध माना है। और उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी शूद्र के कान में गलती से भी वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह मनु के अतिवादी विचार हैं, लेकिन मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार से मतलब अपनी सामाजिक व्यवस्था को इसी प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब मनु विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंधों की बात करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रक्षा हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अलग अलग वर्णों की स्थापना की गई। संपूर्ण समाज के निर्माण व व्यवस्था के निर्वाह के लिए चारों वर्णों के द्वारा भिन्न भिन्न विशेषीकृत कार्यों को संपन्न किया जाना आवश्यक था।
इस प्रकार यह जो व्यवस्था की गई थी मनु के अनुसार, यह व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? कार्यों के आधार पर विभाजन किया गया था और कार्यों के आधार पर विभाजन करके यह कोशिश की गई थी कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का संचालन हो जिसमें सभी चारों वर्ण आपस में मिलकर कार्य करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। तो एक तरह से यह कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। मनुस्मृति में शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव किया गया है। मनुस्मृति स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। ग्रंथ में यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के, वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। मनु का मत है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में ही कुछ ऐसे दुर्गुणों का सृजन किया है कि इन्हें अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो ये व्यभिचार आदि दोषों में लिप्त हो जाएगी। इसीलिए पुरुष को सतर्कतापूर्वक इनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और मनुस्मृति में सामाजिक संव्यवहारों में स्त्री की स्वतंत्रता का निषेध किया है, लेकिन फिर भी मनु ने ये कहा है कि पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा और गरिमा का निर्वाह किया जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि परिवार में स्त्रियों को मान, सम्मान, धन व आभूषण के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना चाहिए। अगर कोई स्त्री प्रसन्न नहीं होगी तो मतलब घर का या पारिवारिक जीवन सुख में नहीं हो सकता। मनु ने कहा है कि जिस कुल में स्त्रियों की प्रतिष्ठा नहीं होती है उस कुल में देवताओं का निवास नहीं होता है। इसीलिए और उसके सारे के सारे जो कर्मफल है वो निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पारिवारिक जीवन में मनु ने स्त्रियों की भूमिका और परिवार को इम्पॉर्टेंट माना है और सामाजिक जीवन में पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के लिए स्त्रियों का होना अति आवश्यक माना है। और इसके अतिरिक्त मनु ने शूद्रों के प्रति भी बहुत ही भेदभावपूर्ण विचार बताए हैं। मनु का कहना यह है कि शूद्र स्वतंत्र नागरिक नहीं होते हैं। मनुस्मृति में शूद्रों को दास बना लेने का भी समर्थन किया है और दास के रूप में शूद्रों को वेतन दिया जाना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दास है और वह उसका स्वाभाविक कर्म होता है। तो जब उसका स्वाभाविक कर्म होता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने मालिक से अगर वो सैलरी लेता है, वेतन लेता है, तो वह उचित नहीं होता है। मनु ने कहा है कि जो दास हैं वो किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। उसके लिए कहा है कि युद्ध में स्वामी के पास से विजित होना, मतलब दो राजाओं में युद्ध होता है तो जो हारी हुई राजा की सेना होती है उसको दास बना लिया जाता है। जीविका प्राप्ति के लिए दास भाव ग्रहण कर लेना, मूल्य देकर खरीद लेना, दासी का पुत्र होना, दास का पुत्र होना, ऋण को ना चुका पाना, किसी के द्वारा उपहार में प्राप्त होना। इस प्रकार यह मान्यता है कि शूद्र को संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। उनकी मान्यता है कि दास या शूद्र की संपत्ति अनिवार्य रूप से उसके स्वामी को ही दे देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई निजी धन नहीं हो सकता। और दास प्रथा को मान्यता देते हुए मनु ने ये कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दास नहीं बनाया जा सकता, केवल शूद्रों को ही दास बनाया है। इस प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के प्रति मनुस्मृति में जो दृष्टिकोण व्यक्त किया है वो मनु ने व्यक्त किया है। बच्चों, वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कास्टिसिज्म खत्म हो चुका है। इसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। किसी के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो मनु ने एक व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। वो मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनु ने व्यक्ति की जो आयु है उस आयु के आधार पर ये कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा या 5 से 7 साल की व्यक्ति की उम्र में जो बच्चा है वो अपने गुरुकुल जाता है और गुरुकुल जाकर के वहाँ पे अध्ययन करता है और 25 वर्ष की उम्र तक वो अध्ययन करता है। इस अवस्था को मनु ने ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है। उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक मतलब जो व्यक्ति है वो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करेगा, उसका विवाह होगा, संतानोत्पत्ति होगी और समाज में जो उसका ऋण है उसको वो अदा करेगा।
उसके पश्चात 50 से 75 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसमें वानप्रस्थ की बात वो करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के साथ में सामाजिक कर्तव्यों के साथ साथ में थोड़ा बहुत अपने आप को समाज से विलग कर लेता है और संन्यास आश्रम में वो पूरी तरह से अपने परिवार को छोड़ करके चला जाता है और किसी पहाड़ पे या अनजान निर्जन वन में जाकर के क्या करता है, वहाँ पे जाकर वो अपनी समाधि लगाता है, ईश्वर की आराधना करता है और अपने परलोक को सुधारने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार मनु अपनी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। धन्यवाद।